हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बात करी थी भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद हमने ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद हमने बात की थी कि किस तरह से आप दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड एक्सेट्रा। देन उसके बाद कुछ इश्यूज़ की वजह से क्लास को हमने वाइंड अप कर दिया था, और देन उसके बाद सर खालिद ने उसको कंटिन्यू किया था। और सर खालिद ने आई थिंक सो जो आपको पढ़ाया था वो था कोई पर्टिकुलर एग्जांपल भी करी थी सर ने, जहाँ पर आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। और फिर उसके बाद सर ने आपको जो नंबर है हमारे पास इमेजिनरी आयोटा, उसके बारे में सर आपको कुछ नुआव दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बेसिकली जो हमारे पास पावर्स मेथड है इसका, कि आप किस तरह से पावर ऑफ आयोटा को सॉल्व करते हैं। तो आए ज़रा उसी पर थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चलाते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये डिस्कस किया था कि सर खालिद ने कि अगर कोई भी हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो आयोटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम कहते हैं कि किसके बराबर आता है वो -1 के, क्योंकि आपको आयोटा तो पता है, हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी, इसके बराबर आता है वो -1 के, ठीक है ना। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा सेकंड चैप्टर भी है, तकरीबन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लें। तो आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के, सब जानते हैं। देन उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। क्यूब कर देंगे तो इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा टाइम्स आयोटा स्क्वायर, और फिर आप इसको कहेंगे सर कि आयोटा सेम आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सो यू कैन राइट एट दियर माइनस आयोटा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं पिक करूँ, तो मैं अगर कह दूँ कि भाई आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 का मतलब होता है आपके पास 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं आयोटा का स्क्वायर दोनों साइड पर करूँ तो आयोटा पावर 4 हो जाएगा 1 के बराबर। अब अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूँ जो हमारे पास 4 से बड़ा है, जैसे कि मैंने कहा भाई 100 दिया हुआ आपके पास, ठीक है। अब सॉल्व करें। अब आपने करना क्या होगा, सिंपली आप इसको देख रहे हैं कि भाई आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के। आप इस नंबर को 100 को 4 से डिवाइड करा दें और जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर बन जाएगी। कैसे? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कराऊँ तो 4 2 10, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 0 का 0 आ गया और ये 100 हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो किसके बराबर रहेगा, आयोटा पावर 0 के, और आयोटा पावर 0 किसके बराबर होती है हमारे पास, 1 के। तो आयोटा पावर 100 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1 के। इसी तरह से लेट सपोज, ये तो हमने बात करी कि अगर आपकी कोई पावर आ रही है जो कि इंटीजर है, ठीक हो गया। लेकिन अगर ऐसा मैं कर दूं कि आपकी कोई पावर आ जाए जो कि हमारे पास इंटीजर ना हो, बल्कि वो नंबर हमारा पावर अगर आपके पास किसी आयोटा की अगर रैशनल आ जाए, ठीक है ना, रैशनल नंबर आ जाए, रैशनल मतलब कि लेट सपोज आप कहते हैं फ्रैक्शन में आ जाए नंबर, ठीक है, अपॉन की कंडीशन में आ जाए। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि भाई दिया हुआ है अल्लाह आपको भला करे, आयोटा पावर 1/2। अब सवाल पैदा होता है कि अब इसको सॉल्व किस तरह करें। तो ये डायरेक्टली आपके पास सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्व किस तरह से होगा, आप इस आयोटा पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पॉलर फॉर्म, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, पॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और पॉलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि एज वी नो दैट आपके पास आयोटा बराबर होता है ई पावर आयोटा रेडी पाई/2 के बराबर, ठीक है। और पाई बाय ई पावर आयोटा पाई/2 आपको पता है कि भाई इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ मैम कि आपके पास आयोटा बराबर है ई पावर आयोटा टाइम्स रेडिकल पाई/2 के, तो सवाल पैदा होता है कि भाई इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे हम, इसका आंसर किस तरह निकालेंगे। तो मतलब कहने का यही है कि आप दोनों जगह पर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो मतलब ये हो जाएगा आयोटा 1/2 बराबर आएगा हमारे पास ई पावर आयोटा पाई/2 था, और दोनों साइड पर अगर मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, मतलब सिंपल आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई दोनों साइड पर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो जब भी बनेगा हमारे पास ये 1/2, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पाई/4। तो अब सिंपली सी आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये हो जाएगा कॉस पाई/4
फिर आयोटा साइन पाई/4। अब इसको आप जानते हैं कि भाई पाई/4 मतलब पाई की वैल्यू होती है 180, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका हमारे पास, सिंपली cos 45। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आयोटा साइन 45 सिंपली। और 45 आपको पता है किसके बराबर आता है तो आप बोलेंगे सर 1/रेडिकल 2 के, और ये हो जाएगा आयोटा 1/रेडिकल 2 के। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, आपका आंसर आ गया ये 1/रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1/रेडिकल 2। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपकी कोई पावर आ रही है जो कि लिखी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, मैंने ये कहा आपसे कि लिखा हुआ है लेट सपोज आयोटा पावर 5/4। तो बस आप इसको किस तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको आप पोलर फॉर्म में ले जाएंगे, और पोलर फॉर्म में ले आने के बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। अब इनके जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है जिस तरह से आप बात करते हैं, तो आप कहते हैं सर इसका मैंने एक बार क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, देन उसके बाद अगर अगेन ट्रांसपोज लिया तो वो एक के बराबर आता है। तो इसी तरह से अगर मैं ये कह दूँ कि आयोटा की पावर आयोटा दी हुई है, अब कैसे सवाल सॉल्व होगा ये। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आपके पास सवाल को सॉल्व करने के लिए वही हमें पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पिक करना पड़ेगा, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या मतलब कि अगर मैंने आपसे, 2 मिनट रुक जाइएगा। 1 सेकेंड। जी। तो क्या कह रहा है कि भाई आयोटा पावर आयोटा अगर आ जाए तो आप सॉल्व किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आयोटा पावर आयोटा को, वेट, मेरा पैन नहीं चल रहा है। 2 मिनट वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स। 44 डिस्टर्बेंस, ये अचानक से हिल गया इसलिए थोड़ा सा मसला कर रहा है। आप 2 मिनट वेट कर लें।
चलें जी। आई होप अब चल रहा है ये। सर अशरफ आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर दीजिए। अभी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? जी जी बिल्कुल। सही। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आयोटा पावर आयोटा पर। तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, उसको कन्वर्ट किया था पोलर फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने की वजह इसकी ये है क्योंकि हमारे पास ये आयोटा के ऊपर आयोटा दिया हुआ है, मतलब एक्सपोनेंट में दिया हुआ है। वहाँ पर पहले क्या था, आयोटा के ऊपर कोई नंबर था, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया था पोलर में। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने की वजह से आ गया आपको क्या है। दैन उसके बाद एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है आयोटा का, वो इससे लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर के की वैल्यू आपको दी गई होती है, न हमारे पास नहीं दी गई, तो हम पुट कर देंगे लास्ट में क्या, ज़ीरो बस, ठीक है। हमने लिखा, अब यहाँ से इस जगह से हमने ये लिखा कि आयोटा पावर आयोटा, तो आपने बिल्कुल इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक हो गया, ये कॉपी पेस्ट हो गया। इसके ऊपर क्या आ जाएगी, दोनों जगह पर हमने आयोटा लगाया तो इसके ऊपर भी आयोटा आ जाएगा। देन आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल्स टू दी, अब आपको पता है कि यहाँ से ये जो आयोटा है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू हमारे पास, इसको आप ऐसे कर देंगे पाई/2 प्लस 2k पाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका फंक्शन क्या बनेगा, ये सेम आ गया, ठीक है ना। मतलब आपके पास जब आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा ये ई पावर आयोटा, ठीक है। देन उसके बाद पाई/2 2k पाए, देन उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, यस। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, आयोटा बराबर किसको होता है हमारे पास, आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो सिंपली आपके पास ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू दी, यहाँ पर आपने क्या कर देना है जी, आयोटा स्क्वायर जब हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई पावर माइनस पाई/2, देन उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा 2k पाई, ठीक है। अब आपको पता है कि के की वैल्यू अगर जीरो पुट कर देंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ई पावर माइनस पाई/2, और ई पावर माइनस पाई/2 का मतलब ये होता है, ई मतलब एक आइलर वैल्यू है, ठीक है। और इस आइलर वैल्यू की होती है वैल्यू हमारे पास 2.018 समथिंग इस तरह की होती है, सॉरी 0.128। और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको कोई एक रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक रियल नंबर मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग में मिलेगा कुछ अब करके आपको ये। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे पास आयोटा की पावर से तकरीबन हमने वो सॉल्व कर ली हैं। देन जो एक लास्ट टॉपिक रह गया है इसमें, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये याद करनी होंगी आपको, प्रॉपर्टीज़ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आए ज़रा बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई
आपके पास जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉन्जुगेट लिया जाए पहले और मॉडुलस बाद में लिया जाए, तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर एक्चुअल हम बात करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब आए ज़रा बात करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास पहली प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ आपसे, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका मैंने मॉडुलस लिया, इसको क्या बोलते हैं हम? मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। मॉडुलस कहते हैं, और मॉडुलस का मतलब पता होना चाहिए आपको कि हम क्या करते हैं। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको, तो उसका मॉडुलस लेने पर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका कहलाता है मॉडुलस एक्चुअल में। अब पहली प्रॉपर्टी में ये है आपके पास कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस लिया और उसके नेगेटिव नंबर का हमने मॉडुलस लिया, तो दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा आपके पास? बराबर आएगा। या फिर अगर आप किसी नंबर का कॉन्जुगेट करके उसका मॉडुलस ले रहे हैं, या फिर नेगेटिव करके आप कॉन्जुगेट ले रहे हो और फिर मॉडुलस ले रहे हैं, तो आंसर तीन चारों सूरतों में हमारे पास हमेशा क्या आएगा? ये बराबर आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट? इसका मतलब क्या होता है आपको बताना चाहिए। कॉन्जुगेट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है। तो यहाँ पर कहते हैं क्या है, जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है, जो भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, उसकी साइन को क्या कर देंगे, बस आप चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारे पास, उसके एक्सेस को चेंज कर देते हैं। बेसिकली जब मैं अपना एक्सेस का इम्तहान दे रहा था, तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिर मैंने उसका आंसर भी करा था इस पर उसको। बहरहाल, तो अब सेकंड वाला क्या कह रहा है हमारे पास, इसी में, कि अगर आपके पास कोई कॉन्जुगेट, कोई सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका आप ट्वाइस बार क्या करें, कॉन्जुगेट निकालें, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, वो दोबारा जेड के बराबर आ जाएगा। मतलब आपने एक बार कॉन्जुगेट लिया, देन उसके बाद अगेन कॉन्जुगेट लिया, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास उसका? ऑब्वियसली बराबर ही आएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी चेक कर लें आप। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैंने z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊँ, तो आंसर किसके बराबर आता है? z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करें, 3 + 4 आया बेटा, और ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिएगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर फुलफिल होंगी, ठीक है। ये असल में रैपिड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। ये सबको पता भी होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका आपने क्या निकाला? कॉन्जुगेट निकाला। देन उसके बाद आपने उसका दोबारा से कॉन्जुगेट निकाला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करे आपने। अच्छा, यहाँ से भले आप इसका एक काम करें कि ये फिलहाल मॉडुलस हटा दीजिए, ठीक है। और जी, अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पिक करा, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने क्या लिया? कॉन्जुगेट लिया, अलग अलग करके। Z1 अलग लिया, Z2 अलग लिया। तो अगर इन दोनों को पहले मैं ऐड करूं और फिर कॉन्जुगेट लूं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ कहती हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमारे बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी हमने पढ़ी 4 प्रॉपर्टीज़। दैन उसके बाद आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी को अगर मैं लेट सपोज आपसे कह दूँ कि भाई Z1 मैंने लिया, Z2 मैंने लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, देन कॉन्जुगेट लिया, तो बराबर उसके आएगा वो Z कॉन्जुगेट, और देन उसके बाद उसका मॉडुल आपके पास क्या हो जाएगा? देन मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब पहले आप क्या करेंगे, दोनों को कॉन्जुगेट निकालेंगे, और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमारे पास बात ठीक है। अगर इस तरह से मैं कर दूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई की जगह पर मैं डिवाइड करूं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 और Z2, पहले दोनों को मैंने आपस में डिवाइड किया, फिर उसको मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो बराबर इसका आएगा वो Z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। बात दोनों की क्या है? सेम ही है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो Z2 हो वो कभी भी हमारे पास ज़ीरो ना हो, जैसे कि हम रैशनल नंबर में पढ़ते हैं, क्योंकि फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, जो कि कहलाती है हमारी वेल नॉन, और वो कहलाती है हमारी ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है ना। इनइक्वलिटी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बहरहाल उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। अब इनइक्वलिटी से आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर इक्वल नहीं होगी, बल्कि इनइक्वलिटी मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन होगी। तो मैंने ये कहा कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पिक किया, जिनका मैंने मॉडुलस लिया, अभी कॉन्जुगेट नहीं कर रहा मैं, और फिर सेकेंड नंबर का मैंने क्या लिया? मॉडुलस लिया, और उन दोनों को आपस में मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास क्या कहता है वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके? Z1 प्लस
Z2 का मॉडुलस, और वो उसके लेस देन होगा बेटा किसके, Z1 का आपके पास मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। इसको ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं या फिर ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी भी कहते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि Z1 का मॉडुलस लेंगे, देन उसके बाद Z2 का मॉडुलस लेंगे, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके, Z1 प्लस Z2 किसके, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। और यहाँ पर ये बन रही है ट्रायंगुलर इक्वलिटी बिकॉज यहाँ पर तीन ऑपरेशन हम कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है, मतलब तीन बार इक्वलिटी लगी है ना, इसलिए ट्रायंगुलर इक्वलिटी कहते हैं इसको। बहरहाल अब इसके बाद कह रहा है कि भाई यहाँ से आपका तकरीबन ये चैप्टर जो है फर्स्ट वाला वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें लास्ट एक्सरसाइज में एक चीज़ रहती है, वो कहता है कि भाई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें, और मेरे ख्याल से वो काफ़ी ईजी है, जिसमें आप स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब लेते हैं और फिर रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। मेरे ख्याल से वो अभी कराना ठीक नहीं होगा कि वो सबको आपको आता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, यहीं से पिक करके और मैं कहूँ कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका बताएं ज़रा क्या होगा। और मैंने आपको एग्जांपल ये दी कि 1 + i⁴ क्या करेंगे, इसको पहले 1 + i का स्क्वायर कर देंगे और फिर अगेन स्क्वायरिंग करेंगे आप। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a² a + b² इसका मतलब ये a² + 2ab और प्लस का b², देन उसके ऊपर स्क्वायर अगेन लगा हुआ है, फिर यहाँ से 1² हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा और फिर ये स्क्वायर बनेगा, माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 मतलब -1, इसका मतलब वो जो हो गया -4। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें जस्ट रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, हमारे पास 0 है। तो वो आप लिख देंगे कि इसका रियल पार्ट हमारे पास -4 है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 0 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, इस ख़त्म करते हैं इसको और फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्या नाम है टॉपिक, और उसका सब्जेक्ट इसका यूनिट का नाम है हमारे पास यूनिट नंबर 2। इसमें जो सवाल होंगे उसको हम लास्ट में पिक कर लेंगे, वो आप मुझे बता दीजिएगा क्लास के एंड में, ठीक है ना। और इसका नाम है मैट्रिसेस, ठीक है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और अच्छा हुआ ये था, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो सबसे पहले जब मैं अपना डेमो देने गया था तो मैंने फंक्शंस पर डेमो स्टार्ट किया, तो एग्जामिनर ने मुझे कहा कि भाई आप फंक्शन पे ना दें, कोई और टॉपिक सेलेक्ट करें। तो फिर मैंने कहा कि सर मैं मैट्रिसेस पर देना चाहता हूँ, नॉन लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं जिसमें हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, गॉस सिडल जैकोबियन वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा मैट्रिसेस भी ना दें बल्कि आप कोई और टॉपिक दें। तो फिर मैंने एमफिल की जो अपनी रिसर्च थी उस पर उसको मैंने इंटरमीडिएट से स्टार्ट किया, देन उसके बाद कुछ आगे किया। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हमारे हमें आते हैं और नहीं भी आते, तो वो तकरीबन अगर आते हैं तो वो रिकॉल हो जाते हैं, नहीं आते तो फिर हम सीख ही लेते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ होती है असल में। उस टाइम पर अगर मैं बहुत सारे बल्क क्वान्टिटी में अपने टॉपिक नहीं करके जाता तो फिर अल्लाह ना करे मेरा जो इंटरव्यू है वो हो सकता है कि अच्छा ना हो, नहीं होता। तो हमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, चाहे वो हमें आती है चाहे नहीं आती, ठीक है ना। बहरहाल तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैट्रिसेस है क्या, तो सिंपली आप कह दीजिए कि मैट्रिसेस हम बोलते हैं किसी भी जाहिर सी बात ये बेसिकली प्लूरल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस पर, मैट्रिक्स पर। और मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि भाई एक अरेंजमेंट भाई किसके अरेंजमेंट, ऑफ नंबर्स। हाँ भाई अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की सीक्वेंस भी होती है, तो लेकिन किसमें भाई, रोज में एंड कॉलम्स में। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगी डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है किसकी, मैट्रिक्स की। फिर आप बोलते हैं कि भाई लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई अरेंजमेंट बनाऊँ, जैसे कि मैंने लिख दिया A B C और ये D, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, मतलब जो आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उनको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उनको क्या बोलते हैं हम, मतलब जो वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि हम बिल्कुल ही यहाँ बिल्कुल नीचे चल रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि नहीं पॉसिबल है कोई यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा हो जिसको नहीं आता हो ये।
तो हम उसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हमें तकरीबन सभी को स्टडी करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो भाई अब क्या था कि भाई यहाँ पर हमने बात करी कि भाई ये मैट्रिक्स बन गई, अरेंजमेंट बन गई। हॉरिजॉन्टल को हमने कहा कि भाई ये रोज़ हैं, वर्टिकल को हमने कहा ये कॉलम्स हैं। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई, ठीक हो गया। अब अगर हम आगे चलें और सबसे पहले हम बात करें कि भाई आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले ये बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, मतलब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, उसको उसके बिना पर हम कहते हैं, उसके बिना पर कहते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ और मैं लिख दूँ क्या है 1 2 3 फिर 4 5 0, और मैं पूछूं कि भाई इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, उसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ रोज इसमें 2 हैं, तो आप इस तरह लिखते हैं इसको आर सी। पहले के ज़माने में आती थी आर सी कोला, तो उससे याद रख लें आप, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें रो पहले आ जाएंगी और कॉलम क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास बाद में आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर क्या इसमें पहले कॉलम आ सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। हमेशा पहले क्या आएंगे हमारे पास, रोज आएंगे, देन उसके बाद कॉलम आएगा, तो ये ऑर्डर कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं कह दूं कि भाई एक मैट्रिक्स दी गई है, उसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं ए बी सी, उसके बाद लेट सपोज इसको मैंने कह दिया डी ए एंड एफ, इसी को मैंने पिक कर लिया यहाँ पर, और इसका ऑर्डर क्या है 2 by 3, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएंगे ज़रा कि आपके पास जो एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स दी गई है उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सर 2 by 3, ठीक है। देखें ज़रा, ये फर्स्ट रो पे पड़ा हुआ है और फर्स्ट का क्या है कॉलम है, तो 1 by 1 हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये कहलाता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ज़्यादातर जो काम आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स में, ठीक है ना। आगे की कहानी तो बहुत आगे की है, वो उस पर बात करेंगे, और लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहाँ पर काम आएगा, जहाँ पर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम जब पढ़ने जा रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है ना। मतलब जो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं मैट्रिसेस के, उस पर बात करते हैं। तो अभी आपके पास जो पहले टाइप है ना मैट्रिक्स की, जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स आपको मालूम हो रहा होगा सर, ऐसी मैट्रिक्स जो क्या रखती है, हैव 1 रो, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ भाई 1 2 3 4, अब चाहे इसमें कॉलम कितने भी हैं, अगर मैं पूछूँ भाई इसमें रो कितनी है, तो आप बोलेंगे 1, कॉलम कितने हैं इसमें, तो क्या हो जाएंगे 4। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक रो हो और एन कॉलम हो, उसको कहते हैं हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंडली आपके पास क्या दिया गया है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है सर, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हैविंग ओनली 1 कॉलम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बना दूँ 1 2 3 और 4, तो इसमें रो कितनी है, इसमें रो हमारे पास हो जाएंगी 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं इसमें 1 है, तो ये कहलाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। देन उसके बाद रो मैट्रिक्स हो गए हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब बात कर रहे हैं हम मैट्रिक्स को एक्चुअल में हम फिर दो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देन एक कहलाती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड कहलाती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये दोनों रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है ना। इसके बाद नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स को भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं आपसे कि एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें लिखा हुआ है 0 0 0, तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। मैं लिख दिया इसको इस तरह से 0 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पे भी लगा दें 0 0,
तो मतलब ऐसी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर, ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम या बराबर ना हो। और स्क्वायर क्या हो जाएगी सर, जहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर बस तकरीबन ये 3-4 टाइप्स हैं, एक रो मैट्रिक्स से, एक कॉलम मैट्रिक्स से, एक नल मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसके अलावा कोई भी आप ऐसी बना दे मैट्रिक्स जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक हमारे पास उनका नाम नहीं होगा। स्पेसिफिक नाम के अंदर जस्ट आप यही बता सकते हैं, क्या रो, कॉलम और फिर नल या फिर जीरो, ये 3 नाम स्पेसिफिक है हमारे पास इसके अंदर, रेक्टेंगुलर के अंदर। स्क्वायर में बेतहाशा हमारे पास टाइप्स हैं, तो आए जरा उस पर बात करते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास। तो उसको ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर, स्क्वायर मैट्रिक्स पर, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो सबसे पहली टाइप है ना, पहले तो बात करते हैं स्क्वायर होती क्या है सर, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। प्रीवियसली हमने स्टडी कर लिया। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि भाई एक मैट्रिक्स दी गई है S1 और इसको मैं लिख दिया भाई 1 2 3, देन उसके बाद 4, तो ये क्या हो जाएगी 2/2। उसके बाद लेट सपोज मैंने कह दिया भाई S2 और इसको मैं लिख दिया लेट सपोज ओनली 2, तो क्या हो जाएगा 1/1। इस तरह से आप S3 कर दीजिए, जिसमें 3 रोज लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, 4/4 5/5 एंड 6/6 एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब कहता है कि भाई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए हमारे पास, देन अब जो हमारे पास एक्चुअल में टाइप है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो कहलाती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्क्वायर की एक खास हमारे पास मैट्रिक्स कहलाती है, खास तरह की टाइप, वो कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होता है कि आपके पास, या फिर स्केलर से पहले आप एक काम करें, डायगोनल पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा हमारे पास इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले बात करते हैं डायगोनल पर, फिर बात करेंगे हम स्केलर पर। अच्छा जी, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने कहा कि भाई एक मैट्रिक्स दी गई है D1 और उसको मैं लिख दिया लेट्स सपोज इस तरह से जी। आपके पास फॉर सपोज जी A, फिर मैंने लिखा आपके पास 0, देन मैंने लिखा यहाँ पर क्या फॉर सपोज आपके पास 0 एंड देन उसके बाद लिख दिया मैंने B। तो अभी कह रहा है कि भाई बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेंगे, जब हमारे पास स्क्वायर होगी, याद रखिएगा। कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनती। तो अभी ये जो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है ना हमारे पास A और B, इसको कहते हैं हम या तो प्राइमरी डायगोनल, या फिर हमारे पास इसको बोलते हैं हम लीडिंग डायगोनल, और इसको भी कह सकते हैं हम, इसको आमतौर पर हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है ना। तो बहरहाल अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है सर, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी प्राइमरी डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हों और बाकी हमारे पास जीरो, उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये सारी हो गई हैं? अच्छा जी, 2 मिनट वेट कीजिएगा, इसको मैं सेव कर लूँ ताकि आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएं। अच्छा जी, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी रह चुकी हैं। तो अब मैं काम करता हूँ इसको कोई सेकंड स्लाइड लेकर, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी उसी को कर सकते थे, चलें खैर। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था आपसे टाइप्स पर, तो आए ज़रा डिस्कस करते हैं आगे उसके। जो हमारे पास थर्ड टाइप है
वो थी स्केलर, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम जो जितने भी इसके तकरीबन एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट में तो तकरीबन यूनिट 1 में तो इतने खास एमसीक्यूज नहीं थे, लेकिन इसमें होंगे, इस पर बात करेंगे हम आगे। इसमें टाइप्स बेताश हैं तो और भी बहुत सारे रूल्स इसमें हैं। तो स्केलर क्या होती है जी? स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं भाई ये ए और ए दिया हुआ है और बाकी हमारे पास ये जीरो है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी डायगोनल में एलिमेंट्स अगर हमारे पास सेम हो तो वो कहलाती है क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसी स्केलर मैट्रिक्स को, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कह दूँ आपके पास कि ये स्केलर तो है, लेकिन मैंने कहा कि ये एलिमेंट्स हमारे पास अभी वंस हो गए, वंस मतलब मैंने यहाँ पर वन लिख दिया, तो अभी इस मैट्रिक्स को हम फिर क्या बोलेंगे, ये स्केलर तो होगी, डायगोनल भी होगी, लेकिन एक खास कंडीशन लगी अलग है यहाँ पर लग रही है, और वो वन है। तो वन का मतलब होता है यूनिट, मतलब आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी किस सूरत में कहते हैं इसको, हम मल्टीप्लिकेशन की सूरत में कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एडिशन में जीरो होती है और मल्टीप्लाई में आपको पता है वन होती है। अब यहाँ पर मैंने ये कहा, प्रीवियस स्लाइड में अगर चले हम, तो मैंने कहा था कि भाई पहले डायगोनल होगी, मतलब सॉरी पहले स्क्वायर होगी, स्क्वायर में अगर स्पेसिफिक आपके पास प्राइमरी डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं तो वो हो जाएगी डायगोनल, और प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सेम आ जाएं तो वो हो जाएगी हमारे पास स्केलर। और उस सेम के बावजूद अगर साथ में वो नंबर्स वंस हो जाएं तो वो हो जाती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो मैंने बात कर ली कि भाई आपके पास डायगोनल क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन उसके बाद वगैरह वगैरह। अब फिफ्थ हमारे पास कहलाती है अपर डायगोनल, ठीक है ना, सॉरी अपर ट्राइगोनल, अपर ट्राइगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक मैट्रिक्स दी गई है और उसके ऊपर वाले साइड्स पर, मतलब क्या किस तरह से, अगर मैं कहूँ कि भाई आपके पास, जैसे कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाऊँ 3 by 3 की, और मैंने कह दिया यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, उसके बाद इस जगह पर आपको रखना होगा ज़ीरो, यहाँ पर भी रखना होगा आपको ज़ीरो, यहाँ पर भी रखना होगा आपको ज़ीरो, यहाँ पर कुछ भी लगा दें आप, जैसे कि अगर मैं कह दूँ डी ई और इधर आ जाएगा एफ, तो ये कहलाती है अपर डायगोनल। और यही अगर 3 जीरो इसको ऊपर ले जाऊँ तो हो जाएगा लोअर डायगोनल, ठीक है ना, लोअर डायगोनल, या फिर सॉरी लोअर ट्रायंगुलर, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई है, लोअर ट्रायंगुलर। अब इसमें क्या बन जाएगा आपके पास कि ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये ऊपर वाली जीरो आ जाएंगी, पहले इसको आप एक को सेम लिख दीजिए, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, ये हो जाएगा बी सी डी ई और ये एफ। तो इसको के लिए क्या, ये क्या कहलाता है हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। अब लोअर ट्रायंगुलर पढ़ ली हमने, आपके पास अपर ट्रायंगुलर पढ़ ली, और बाकी जितनी पढ़ी है हमने वो सब टाइप्स हैं। उसी टाइप्स को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी पिक कर रहे हैं हम पांचवें टाइप, और पांचवें टाइप के लिए एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो होता है हमारे पास ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक मैट्रिक्स दी गई है ए, और उसके ऊपर अगर मैं ट्रांसपोज करना तो क्या लगा दूंगा मैं, ये लगा दूंगा। उसका मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी रोज है ना उनको चेंज कर दें किस में, कॉलम में। सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर एक मैंने मैट्रिक्स ली ए, और उसमें लिखा हुआ है जैसे कि 1 2, और फिर आप 1 ले लीजिए लेट सपोज, या फिर इसको अलग कर दीजिए 4 कर दीजिए, 5 6 7, फिर 0 1, फिर इसको भी अलग कर दीजिए 9 कर दीजिए, और ये 8। अब मैंने कहा अभी इसको बताया ज़रा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें ऑर्डर होगा 3 by 3, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम है। इसको मैंने कहा भाई ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, इसकी रोज को चेंज करेंगे कॉलम में, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 और 0 9, देन उसके बाद 8। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भाई इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिए, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से चेंज कर देंगे तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 3 बार ट्रांसपोज करूँ तो दोबारा हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस तरह सॉल्व करेंगे इसको हम। तो ट्रांसपोज आई थिंक समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको। इसी ट्रांसपोज की ब्याह पर हमारे पास एक और टाइप है, उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना।
सिमेट्रिक क्या सर? ऐसी मैट्रिक जिसकी हमारे पास यूं समझ लें कि ज्योमेट्री सेम हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई ए ट्रांसपोज किया मैंने और ए ट्रांसपोज का आंसर दोबारा से ए आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और इसी की अपोजिट होती है हमारे पास सातवीं टाइप, उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। जहाँ पर भी स्क्यू आ जाए ना, उसको बोलते हैं नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना, मतलब उसकी अपोजिट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए, उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा आप। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई ए ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स के हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसको ट्रांसपोज करने पर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ रहा है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो जस्ट हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि नेगेटिव, ठीक है ना। तो आए ज़रा अभी मैंने एक एग्जाम्पल पिक करता हूँ, जिसके अगर मैं कहूँ कि भाई एक मैट्रिक्स दी गई है ए, और मैंने कहा कि भाई 1 3 और फिर 3 2। अब इसको ज़रा ट्रांसपोज करो, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, आपके पास हो जाएगा 1, मतलब ये 3, फिर ये 3 और ये 2 आ जाएगा, तो मतलब सेम आ गया। जब 3/3 4/4 5/5 सब में कर सकते हैं आप ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की कोई एग्जांपल पिक करूँ, तो आपके पास जैसे कि अगर मैंने ये यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टिंग कर दें, एक ही जगह पर बी लगा दें। अच्छा जी। हाँ, मैंने बी पिक करी कोई भी मैट्रिक्स। जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि भाई यहाँ पर पहले आप 3/3 की पिक कर लें, तो लेट सपोज मैंने कहा कि भाई 0 -4 1 4 0, फिर उसके बाद लेट सपोज हम -3 ले लें, देन -1 3, और फिर आप कर दीजिए 0। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज करूँ, तो आपके पास इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ज़रा पिक करें। 0 -4 फिर 1, देन 4, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर -3 -1, देन उसके बाद 3 और फिर 0। आप चेक करें कि भाई सर यहाँ पर हमारा बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ गया है -b के। मतलब जहाँ पर भी आपकी पॉजिटिव साइन थी वहाँ पर नेगेटिव हो चुकी है, और जहाँ पर नेगेटिव थी वहाँ पर पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये तरीकेकार है हमारे पास। देन उसके बाद इसको सिमेट्रिक हो गई, सिमेट्रिक हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी आठवीं टाइप, और वो होती है आइडेम्पोर्टेंट, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा जी। अब ऐसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें और वो दोबारा से एक एक बार आ जाए, इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब एक मैट्रिक्स दी गई है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें और फिर दोबारा से आंसर क्या आ जाए हमारे पास इसका, एक एक बार आ जाए। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, आइड इम्पॉर्टेंट कहते हैं। अब स्क्वायर हमने सीखेंगे, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं करा रहा। अच्छा, आइड इम्पॉर्टेंट के बाद होती है हमारे पास इसका अलग अगली टाइप हमारे पास नील पोर्टेंट, नील पोर्टेंट मैट्रिक्स। अब नील पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है सर, ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसकी मैं कोई पावर रख दूं n, और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अब n कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या कि लेट सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स पिक करी, उसका मैंने स्क्वायर किया, आंसर हमारे पास अभी 0 नहीं आ रहा, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी मौजूद होती है। क्या प्रॉपर्टी, कि आपके पास कोई आप उसमें n की वैल्यू पुट करें, जैसे स्क्वायर कर दिया, थ्राइस कर दिया आपने, फिर उसके बाद पावर 4 कर दी, तो लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी होगी कि वो 0 पर जाके, मतलब 0 का मतलब ये है कि भाई वो कन्वर्ट हो जाएगी कहाँ पर, एक नल मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो नल या फिर उसको बोलते हैं हम एम्प्टी। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम नील पोर्टेंट मैट्रिक्स। अब ये सवाल जितने भी आते हैं ना, ये सॉल्व करने के लिए देगा आपको, जस्ट ये प्रॉपर्टीज पूछेगा, ठीक है ना। मतलब आपको एग्जाम्पल सॉरी लिखा हुआ होगा और पूछेगा बताओ ज़रा ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है किसकी प्रॉपर्टी है, नीचे चार ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पर आपको ये ज़रा याद करना होगा चीज़ों को। देन उसके बाद, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है इंशाल्लाह ताला। जी जी सर।